This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के इस सत्र के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहनी बांडवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभावती पल्लपोथु उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। वो रेकी मास्टर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके लिए हमारे बीच में यशवती चौधरी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आत्रेय और चरक 3 पर हम लोगों ने चर्चा किया, कुछ प्रोटोकॉल्स पर डिस्कशन भी किया और उस पर हम लोग ब्रेन के जो प्रोटोकॉल थे उन पर बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारा परीक्षण भाग 1 है, उस पर हम लोग डिफिशियंसी पैटर्न जो है, ये माना गया है कि डिफिशियंसी पैटर्न सबसे अधिक होता है सारी बीमारियों के। अधिकतर चाइनीज में कहा गया कि अधिकतर बीमारियों की जो स्थिति है वो डिफिशियंसी पैटर्न की वजह से होती है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए पुनः तिवारी जी का स्वागत और उनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला था कि वो डिफिशियंसी जो है ब्लड टेस्ट का एक तरीका है। डिफिशियंसी जानने के लिए ब्लड में उपस्थित बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो जो विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स अनुपलब्ध है या उपलब्ध है, उनकी स्थिति से जो है हमारे शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। तो हम लोग जो डिफिशियंसी है जिस तरह डिफाइन है, हम लोग उसको जानने की कुछ कोशिश करते हैं कि क्यों होती है और उसके होने के क्या साइड इफेक्ट है या डायरेक्ट इफेक्ट है। तो बहुत सारे इफेक्ट है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा एक शेयर करता हूं मैं अपनी एक स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ विजिबल है, विजिबल है। तो हम लोग इस डिफिशियंसी डिजीज की चर्चा करते हैं। हम लोग अपने ह्यूमन की बात करते हैं तो हम जो भी तत्व बाहर से इनटेक करते हैं भोजन के रूप में, उन तत्वों में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और जो मेरे काम की नहीं है उसको वो एक्सक्रीट कर देती है। और ये जो चीजें हैं ये जीआईटी के थ्रू है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में मिनरल्स, विटामिन्स और एसिड्स, बहुत सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं और वह एब्जॉर्ब होकर डिफरेंट प्लेस पे जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। अब दो तरीका है कि हम डायरेक्ट कुछ चीजें लेते हैं जिसको हम लोग एक्सोजेनस बोलते हैं। एक्सोजेनस का मतलब ये कि हम भोजन से जो डायरेक्ट लेते हैं और वो यूटिलाइज होती है, लाइक अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट से मैंने ग्लूकोज के फॉर्म में, ये डायरेक्ट यूटिलाइज होता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। और दूसरा जो एंडोजेनस है वो क्या होता है, वो
एंजाइम और हार्मोन्स हैं जो एक्सोजेनस पदार्थ हम इनटेक करते हैं बॉडी में, उससे वो बनता है, शरीर खुद बनाता है। दो तरीके से यूटिलाइज होता है भोजन। एक तो जो भोजन से पदार्थ एब्जॉर्ब होता है वो डाइजेस्ट कहीं यूटिलाइज होता है, और कहीं वो कुछ दूसरी चीज बनाता है जैसे एंजाइम हार्मोन्स, वहां यूटिलाइज होता है। तो ये जो यूटिलाइजेशन है दोनों तरीके से, आप बोलेंगे तो एक ही चीज है, हमने भोजन लिया और उससे कुछ चीजें बनी और वो कुछ और यूटिलाइज हुई, या भोजन से जो चीजें डायरेक्ट एब्जॉर्ब हुई कहीं यूटिलाइज हुई। तो नाम दो है, एंडोजेनस और एक्सोजेनस। तो क्या है कि ये जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स है, इनकी जो ब्लड में या बॉडी में अवेलेबिलिटी है, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, उनको अगर हम प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम कम हो सकती है, रादर देन कि हम उसका इंटेक ठीक से नहीं करें, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या है, जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे आप कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे कि रूट और फ्रूट जो है ना, तो वो डायरेक्टली सिम्टम देखता है कि अबे पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, और वो पेशेंट के प्रॉब्लम को लिए इमीडिएटली उसको एक रिलीफ देने की कोशिश करता है कि पेशेंट को थोड़ा पेन कम हो जाए, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो देन ट्रीटमेंट और करेंगे। तो लेकिन अगर वो इनिशियली जो डिफिशियंसी है वो सॉल्व नहीं करता है, और एंड को जो डिजीज आ गई है उस डिफिशियंसी के कारण उसको करेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व इमीडिएट तो हो जाएगी, लेकिन शायद वो बनी रहेगी क्योंकि वो डिफिशियंसी के कारण हो सकती है। तो अगर डिफिशियंसी के कारण हुई है तो हमको उस डिफिशियंसी को भी जानना है। जो चिकित्सक है, चाहे जिस भी विधा का चिकित्सक है, उसको ये इंपॉर्टेंट जानना कि ये डिजीज क्या किसी डिफिशियंसी से हुई है। डिफिशियंसी का मतलब है कि वो चीज हमारे शरीर में अपनी जो उसकी एक लेवल डिफाइन है, उस लेवल से कम या ज्यादा है क्या। डिफिशियंसी मतलब कम, तो अगर वो कम हो गई है तो मेरे शरीर को जहां पर उसकी आवश्यकता है वहां पर या तो वो डायरेक्ट यूटिलाइज हो या इनडायरेक्ट यूटिलाइज हो, वो यूटिलाइज नहीं होगा सार्टे से, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी रोग के फॉर्म में। तो डिफिशियंसी डिजीज का मतलब ये है कि जो चीजें हमने कम इंटेक की है किसी भी कारण से, या एक्सोजेनस के फॉर्म में या एंडोजेनस के फॉर्म में, उसकी अगर शॉर्टेज है तो हमको डिजीज होगा। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको डिफाइन किया हुआ है डिफरेंट डिफिशियंसी को, कि ये डिफिशियंसी ये है, इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा, तो इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जीआईटी पढ़े हैं, और ये पे ध्यान रखें कि पाचन की प्रक्रिया जीआईटी में होती है, लेकिन उसकी जो एक भूमिका है वो स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो डिफिशियंसी के रीजन वो हो सकते हैं। स्टमक भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ रीजन भी ढूंढने हैं और ये जानने हैं कि ये एक है या अधिक है, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे बीएचपी में, माल न्यूट्रिशन, हम खाना ही ठीक से नहीं खाएंगे, रीजन कुछ भी हो सकता है, अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी, जो भी है वो रीजन हो सकता है। तो उसके कारण जैसे ये कह रहा है कि अगर आपने, हम लोगों ने बैलेंस डाइट में पढ़ा था कि जो हम भोजन करेंगे उसमें एक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी, एक प्रोटीन की मात्रा होगी, और एक फैट की मात्रा होगी। कार्बोहाइड्रेट 50% होगा, प्रोटीन 15% होगा, और फैट 35% होगा। तो अगर आप प्रोटीन की मात्रा, आप बोल रहे कि मैंने खाना तो बहुत खाया है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या, हम लोगों को जानने का कि जो बैलेंस डाइट है कि हम कार्बोहाइड्रेट 50% के आसपास ले रहे हैं, प्रोटीन 15% ले रहे हैं, या 35% फैटी एसिड ले रहे हैं, क्योंकि यही तीनों जाके वहां पे कन्वर्ट होंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होगा, फैट फैटी एसिड में होगा, और प्रोटीन अमीनो एसिड में होगा। अब प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ग्लूकोज क्या, वो डायरेक्ट एनर्जी देता है। फैट बनाता है फैटी एसिड। तो इन चीजों की है, और ये प्रोटीन मैक्सिमम जो है, जो हार्मोन्स और एंजाइम बनते हैं, इनमें प्रोटीन की भूमिका बहुत बड़ी होती है, बॉडी बिल्डिंग की काम करता है प्रोटीन। तो इनका, अब जैसे आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ये
क्वासिकार एक रोग है जिसमें बॉडी का डिफरेंट शेप हो जाएगा, अजीब सा रहेगा। आगे हम लोग उस पर नहीं जा रहे, बस एक जाने। तो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्वासिकार होगा, मतलब ये बोलेंगे कि बॉडी ही नहीं बनी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का काम करता है वो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिफिशियंसी के। तो हम लोग कुछ रीजन को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे भोजन लेने में अनियमितता। अनियमितता हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव इंटेक ऑफ फूड। मतलब इसमें दो चीजें बोलने की कोशिश कर रहा है। जो फूड बैलेंस नहीं है या है, आपको बैलेंस फूड भी मिलेगा और आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गई। या आपको बैलेंस डाइट जिसको हम लोग बोलेंगे वो अवेलेबल ही नहीं है, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। आप बीमारी से नहीं खा रहे हैं, अपने से नहीं खा रहे हैं, तो रीजन कुछ भी हो सकता है कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। क्या हो सकता है? भोजन संतुलित है क्योंकि, लेकिन कोई और कारण है कि आप भोजन नहीं ले रहे हैं। रोगी को डर लग रहा है कि हमको प्रॉब्लम हो जाएगी भोजन लेने से, तो भोजन नहीं करेगा, तो ये चीजें फिर वो बैलेंस डाइट नहीं होगी, तो डिफिशियंसी होनी तय है। तो क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख ही नहीं लग रही है, आपको स्वाद, खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा कि नहीं खाएंगे। भूख नहीं लगेगी तो आप नहीं खाएंगे। आप नहीं खाएंगे या स्वाद नहीं है। स्वाद का मतलब हम लोग टेस्ट की बात कर रहे हैं, जीभ से। तो अगर आप खाना, तो हम लोग को बैलेंस डाइट खाना है, स्वाद सेकंड प्लेस पे है। तो अगर हमको भूख नहीं लग रही है तो भी हम नहीं खा रहे हैं, और हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी नहीं खा रहे हैं। तो इसकी स्थिति, कुछ भी कारण हो सकता है, कि कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। जैसे कह रहा है कि अगर आप स्टमक में कैंसरस है ना, साइकोजेनिक फैक्टर है, आप दिमागी में है कि नहीं खाएंगे, हमको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या उपलब्ध नहीं, जो भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती है कि आप खाने का इंटेक नहीं ले रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी हो सकती है कि अवेलेबल ना हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि जब जीआईटी का फंक्शन खराब होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसी संभावना बनती है। या परसिस्टेंट वोमिटिंग है, आपको रह रह के आपको उल्टी हो रही है, तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। क्या हो सकता है? इसके कुछ भी कारण हो सकता है। साधारण गैस्ट्रिटाइटिस हो सकता है, या यूरेमिया हो सकता है। यूरेमिया का मतलब है कि किडनी में, मतलब यूरिन में ब्लड का मिलना, यूरेमिया माने, तो यहाँ किडनी का फंक्शन भी हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर यूरेमिया है, मतलब यूरिन में ब्लड, मतलब किडनी के फंक्शन को इनडायरेक्टली ये कह रहा है कोशिश, ये भी एक रीजन हो सकता है। अगला रीजन कह सकते हैं फूड फैट, आपको पसंद ही नहीं, भैया हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। दूसरी चीज है क्रोनिक अल्कोहलिक, आप अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि एनर्जी तो मिल सकती है, लेकिन इसमें एलिमेंट अवेलेबल नहीं होंगे जो भोजन में होते हैं, जो हमको चाहिए। तो ये आपको एक प्रॉब्लम कर सकता है। ये कह रहा है कि उपरोक्त समस्त दशाओं में रोगी का आवश्यक तत्वों की आपूर्ति नहीं होगी। अब इनएडिक्वेट फूड सप्लाई का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह नहीं खा रहे हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो नहीं खा रहे हैं तो ये जो अवेलेबिलिटी है ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या फैटी एसिड की, प्रोटीन की, तो वो नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉडी कमजोर हो जाए, और कोई डॉक्टर आपको ये टेस्ट में आपको टीबी या कोई प्रॉब्लम न दिखे, फिर भी उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो करेगा, लेकिन अगर आपका, मतलब वो, ये इन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि चिकित्सक ऐसी गलती भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि करेगा, क्योंकि वो भी जानने की कोशिश करेगा कि डिफिशियंसी है या नहीं है। तो डिफिशियंसी की तरफ इंपॉर्टेंट है कि वो जाने। तो डिफिशियंसी तभी होगा जब आप भोजन का इंटेक नहीं करेंगे। अब क्या क्या और भी रीजन जैसे कह रहा है, जैसे कि एक रीजन ये बोल रहा है कि आप भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन आपका डाइजेशन, पाचन ठीक नहीं है। एक तो पाचन ठीक नहीं है कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, दूसरा क्या है कि डाइजेशन होने के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बिशन नहीं हो रहा है। पहला चीज कि डाइजेशन नहीं हो रहा, दूसरा कि एब्जॉर्बिशन नहीं हो रहा। तो ये
स्टमक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो 1.2 के आसपास का पीएच होता है, जो मुख्य भूमिका निभाता है भोजन के पाचन में, स्टमक में, अगर वो ये बोल रहा है कि आपका स्टमक का फंक्शन गड़बड़ है, अमाशय में HCl नहीं निकला, मतलब कि फंक्शन ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक में दिक्कत हो रही है, एक तरीका ये हो सकता, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा क्या है, आप स्टूल जब जा रहे हैं तो बस फैटी है, या कैल्शियम या फैट की कमी हो सकती है। आप अगर डाइजेशन नहीं होगा तो ये सारी चीजें बाहर निकल सकती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए भी बाहर निकल जाएंगी। दूसरी चीज, ऊपर से अधपचा भोजन पचने के लिए समय ना मिले, ये एक डिफरेंट है कि ये जीआईटी के फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। मास पेरिस्टेल्सिस मोशन या सर्जिकल साइट केमिंग, ये मतलब मास पेरिस्टेल्सिस मोशन क्या है? पेरिस्टेल्सिस मोशन है जिसमें आंतों का एक मूवमेंट होता है और भोजन आगे की तरफ चलता है। तो अगर ये ठीक नहीं है तो भोजन का मूवमेंट चेंज हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी एक असर हो सकता है। दूसरा, ये तो मूवमेंट है, और लीवर बाइल डक्ट बनाता है जो पैनक्रियाज के थ्रू और डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। तो अगर इस रास्ते में कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया, एक रीजन है, तो बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा तो वहां पे डाइजेशन वो कराएगा नहीं, क्योंकि वही pH 8 में कन्वर्ट करता है बाइल। भोजन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू में आता है, ड्यूडेनम में उसका pH 4 के आसपास हो सकता है, और उसी को 8 में कन्वर्ट करता है बाइल। तो अगर बाइल जूस बन रहा है और वो आ नहीं रहा है तो ये खाना नहीं पचाएगा, प्रॉब्लम और भी होंगी। अब ये नहीं आएगा तो पोस्ट हिपैटिक वाली प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें कह रही हैं कि भोजन पच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पच पा रहा है? क्योंकि ना उसको टाइम मिल रहा है और ना अब किसी केस में पचाने वाला चीज उपलब्ध नहीं है, या आपने एंटीबायोटिक ले लिया। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि अगर आप भोजन तत्वों का सामान्य उपयोग, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, लीवर सिरोसिस कह रहा है कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा? सारे केमिकल रिएक्शन वो कराता है, तो वो सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होंगी वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी, मिनिमम होंगी नहीं होंगी, जो भी होगा ये लिवर सिरोसिस पे डिपेंड करता है। विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वो वहां पे नहीं हो सकता कम हो। मेलिग्नेंसी, टीबी, इन दशाओं में भी भोजन आपका नहीं काम करेगा, पचेगा नहीं या एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा कहता है कि लॉस ऑफ इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, निकल गए बॉडी से। शरीर से जो विटामिन प्रोटीन है, बाकी चीजें वो निकल गई किसी कारण से, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल रहा है, एल्बुमिनेरिया। एल्बुमिनेरिया मीन्स कि यूरिन में प्रोटीन का बाहर निकलना। अगर प्रोटीन यहां से बाहर निकल गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। डायबिटिक मेलाइटिस हम लोग समझ रहे हैं, ये फंक्शन ऑफ ग्लूकोज को, ये पेनक्रियाज के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो किसी कारण से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है आप। दूसरा, एक्सेस मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, महिलाओं को जो ये दिक्कत है, ये जो इस पीरियोडिक मूवमेंट में ब्लड बहुत निकल गया तो आयरन डिफिशियंसी हो जाएगी। दूसरा, एक केस वो है जब शरीर को इन तत्वों की आवश्यकता ज्यादा है, जैसे प्रेगनेंसी में महिलाओं को कुछ एलिमेंट, विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता ज्यादा होती है, या फीडिंग करा रही हैं तो आवश्यकता है। कोल्ड में अगर आप सीवियर लेबर कर रहे हैं तो आवश्यकता है। हाई फीवर में आवश्यकता है, हाइपरथायराइडिज्म में आवश्यकता है, या कोई स्ट्रेस की कंडीशन है। तो बहुत सारी कंडीशन है जहां पे आवश्यकता नॉर्मल से ज्यादा है, तो उसमें इनपुट ज्यादा चाहिए। तो ये केसेज है कि हमारा शरीर में डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उसका भोजन आप इंक्रीज नहीं करेंगे, उसका आयरन इंक्रीज नहीं करेंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको जरूरत है। कोई खूब मेहनत कर रहा है इन कोल्ड कंडीशन, तो
उसका एफर्ट ज्यादा हो जाएगा, उसको ज्यादा इनपुट चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी कंडीशंस है जहां पे अब किसी को फ्रैक्चर है, बर्न है, तो फ्रैक्चर है तो उसको कैल्शियम हायर चाहिए या पोटेशियम, क्या जो भी चीजें हायर चाहिए उनको, तो वो इनपुट देनी होगी, और अगर नहीं दिया तो डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब डिफिशियंसी होंगी। एक तो यूटिलाइज नहीं हो रहा, एक तो आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे, दूसरा आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे वो बाहर निकल जा रहा है किसी कारण से, जीआईटी से या यूरिन के रास्ते से, किसी वजह से ब्लीडिंग से, या आपको आवश्यकता अधिक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपके भोजन में संतुलित भोजन या तो हम न ले रहे हो, लेने के बावजूद भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या उसकी आवश्यकता नॉर्मल से ज्यादा है। तो ये बहुत सारे रीजन है जहां पे इन चीजों की डिफिशियंसी होंगी। तो आपको इन केसेस को मेजर करना है कि ये जो एक तो डिफिशियंसी जानना है, और डिफिशियंसी को रूट को जानना है कि डिफिशियंसी क्यों हो रही है। हम कम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, बाहर निकल रहा है जीआईटी से, यूरिन से, या हमारी नॉर्मल में आवश्यकता ज्यादा हो गई, तो आपको अपने बेस जो रूट है जिसको हम लोग बोलते हैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। जैसे यंग बच्चे को ज्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसको बॉडी बिल्ड करना है, हायर एज वाले को ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, अगर वो बहुत मेहनत नहीं कर रहा है तो उसे कम प्रोटीन लेना है। तो ये यही है कि अगर ये कह रहा है कि बच्चे को अगर अच्छे से प्रोटीन नहीं देंगे क्योंकि उसको बॉडी बिल्ड करना है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका अच्छे से विकास नहीं होगा, काम नहीं करेगा। और अगर बच्चे का लीवर विकसित नहीं हुआ तो लीवर सारी केमिकल रिएक्शन कराता है, वो नहीं होगा तो इतनी प्रॉब्लम होगी, ज्वर, अपच, भूख। क्यों? क्योंकि सारा काम लीवर करता है। शरीर में होने वाली मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदारी लीवर के पास है। अगर उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो वो, और लीवर एक ऐसा आइटम है कि अगर वो 7 में से 6 भाग भी काम करता रहेगा तो आदमी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए डिफरेंट दवाइयां होती रहेंगी और वो शायद करेक्ट रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो एक तो ये रीजन है कि हम क्या क्या करेंगे तो हमें डिफिशियंसी होगी। अब ये जो डिफिशियंसी होंगी तो उन डिफिशियंसी को हम लोग विटामिन के फॉर्म में, जो वाइटल एमीन बोल रहा है, वो फॉर्म में जानते हैं कि उनका क्या नाम है और किसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। एक शब्द इसमें आता है कोशीय मेटाबॉलिज्म। कोशीय मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि सेल के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो कोशीय मेटाबॉलिज्म है। मतलब सेल के अंदर एनर्जी ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, एनर्जी बनेगी, फिर उसमें से कुछ मटेरियल एक्सक्रीट होगा, कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो ये जो फंक्शन है ये कोशीय मेटाबॉलिज्म है। और एक कोएंजाइम है और एंजाइम है। एंजाइम तो डायरेक्ट काम करता है, प्रोटीन वाला है। कोएंजाइम बिना प्रोटीन का है लेकिन वो मदद करता है एंजाइम के साथ। कोएंजाइम एंजाइम को फंक्शन करने में मदद करता है, इसीलिए उसका नाम है कोएंजाइम। एंजाइम में प्रोटीन है, कोएंजाइम में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का अणुभार नहीं है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग जो विटामिन है इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ अलग अलग करके, वाइटल एंड एमीन, तो शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए संतुलित मात्रा में भोजन या विटामिन आवश्यक है। और अगर ये ठीक से नहीं है तो तरह तरह की समस्याएं होंगी हमको। हर मनुष्य जो भी ये नहीं करेगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। तो जैसे ये कह रहा है कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड, अगर ये दोनों क्या करते हैं, कोशीय न्यूक्लिक एसिड और इथ्रोसाइड के विकास में आता है। तो हर विटामिन की एक फंक्शन है, उस फंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अनुपस्थिति में, उसके डिफिशियंसी से क्या क्या रोग हो जाता है। बहुत सारे रोग होंगे, ट्रॉफी और नेक्रोसिस। ये दो शब्द है, ट्रॉफी और नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है कि सेल गल जाता है, सीधा सीधा समझिए। नेक्रोसिस माने सेल गल जाता है। एट्रोफी में उसका क्षरण होता है, धीरे 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 वो कमजोर होता चला जाता है। और नेक्रोसिस में पूरा का पूरा सेल गल जाता है। तो ये डिजेनरेशन भी एट्रोफी की तरह है। ये क्यों है? क्योंकि जब मिनरल प्रोटीन नहीं है, मिनरल विटामिन नहीं है, तो जो सेल के फॉर्मेशन है वो नहीं होंगे, उनकी डेथ रेट बढ़ सकती है, तो बहुत सारे इम्बैलेंस होंगे।
तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ विटामिन है उनकी शॉर्टेज से क्या क्या रोग होने की संभावना है। पहला है विटामिन ए, रेटिनॉल। ये विटामिन ए है, इसका जो नाम है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, थोड़े मेडिकल टर्म्स क्रिटिकल है, हम लोग प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा वो है, तो लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग। तो रेटिनॉल विटामिन ए जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में दिखाई नहीं देता है या कम देता है, रतौंधी बोलते हैं। दूसरा क्या है, पुरुष महिला में क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा में सूखापन, डिफेक्टिव एपिथेलाइजेशन, मतलब ये जो एपिथेलियम सेल से जो बनी हुई जो वो है सेल्स, दीवारें हैं, ये क्या होंगी, सूखापन आएगा, माने ड्राई होंगी। तो ड्राई होने से जो भी लुब्रिकेशन वाले लिक्विड फॉर्म है उनकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो ये विटामिन ए की कमी से होगी। तो एक तो रतौंधी हो सकती है। दूसरा इनका कहना है कि लेक्राइमल ग्रंथि जो है इसमें आंसू नहीं आ सकते हैं, कार्निया में भी कुछ सूख सकता है, श्वसन मार्ग में भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हो सकता है, किडनी यूरेटर में एपिथेलियम के सूखने से पथरी हो जाती है। ये ध्यान दीजिए, हम लोग इसको समझते हैं कितना, अगर यूरेटर या किडनी की एपिथेलियम सेल सूखती है विटामिन ए की कमी से, तो रेनल कैलकुली है, मतलब पथरी की संभावना बनती है। इसलिए विटामिन ए की इंपॉर्टेंस देखिए, किडनी में पथरी हो, अगर यूरेटर में पथरी है, इट मीन्स कि विटामिन ए के शॉर्टेज से आप गुजर रहे होंगे, क्योंकि ये 6 से 8 महीने बाद पता चलता है। अस्थियों में माने बोन्स में ऑस्टियोब्लास्टिक सक्रियता कम हो जाएंगी, तो बोन्स, अभी हम लोग पढ़े थे कि दांत बोन का हिस्सा है, तो ये कमजोर हो सकते हैं। जैसे वहां हम लोग को बोला गया था कि पानी ज्यादा हो जाएंगे, दांत बढ़ जाएगा या और भी चीजें हैं, लेकिन ये कह रहा है कि विटामिन ए की कमी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। सेल का डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन भी विटामिन में आवश्यक है, बीटा कैरोटीन और ये सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर को प्रदान करते हैं। तो विटामिन ए की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर विटामिन ए नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। विटामिन डी, विटामिन डी क्या कहता है, रिकेट्स होंगे, डेवलपमेंट, विटामिन डी ही कैल्शियम अब्जॉर्ब कराता है बहुत सारी चीजों में, ऑस्टियोमेलेसिया अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, अगर विटामिन डी की कमी है तो ये एक रोग हो जाएगा। टोकोफेरोल्स, विटामिन ई, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, ये समझिए स्किन में इसकी बड़ी भूमिका है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसमें, इसकी कमी से जो सेल है वो मेम्ब्रेन रफ हो जाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी घट जाती है, विटामिन ए का ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी विटामिन ए से भी आ रही है, लेकिन अगर विटामिन ई कम है तो विटामिन ए कम हो जाएगा। हमको ये ध्यान देना है, अगर विटामिन ई कम है तो विटामिन ए कम हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन, मतलब विटामिन ए की कमी अगर है तो विटामिन ई को भी चेक कराया जा सकता है, क्योंकि ये वो सारी चीजें बता रहा है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाएगा। एनीमिया माने शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी की बात कर रहा है ये, माने आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया माने हीमोग्लोबिन, एनेमिक मतलब। तो अगर किसी का विटामिन ए कम है तो उसे विटामिन ई भी चेक कराना चाहिए। और किसी का स्किन कोशिया मेम्ब्रेन रफ हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी, तो विटामिन ए उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। विटामिन के, विटामिन क्या है, विटामिन के मेरे हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन गिर जाता है, हम लोग प्लेटलेट्स पढ़े हैं इसका, इसमें इसकी बड़ी भूमिका है, ब्लड के कोगुलेशन में, माने कटने पर ब्लड जो जम जाता है, इसमें इसकी बड़ी भूमिका है। तो अगर ये विटामिन के कम हो गया, एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मली होता है इसका, तो अगर ये गिर जाता है तो ब्लड की जो जमने की टेंडेंसी है, कोगुलेशन जो बोलते हैं, वो टाइम बढ़ जाएगा, जो 3 से 7 मिनट है, 3 से 7 मिनट में ब्लड कोगुलेट हो जाता है कटने के ऊपर। लेकिन आपका प्लेटलेट्स कम हो गया या प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन कम हो गया, तो ये मे बी कि 10 मिनट में बंद हो ना बंद हो। तो विटामिन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड की कोगुलेशन के लिए।
विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग समझते हैं, इसकी बहुत ही भूमिका है। इसकी कमी से जो ब्लड सेल्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाते हैं। ब्लड कोशिकाएं फ्रेजाइल होकर रक्त बहने देती है। स्कर्वी, ये मसूड़ा, दोषयुक्त दांत बनना, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन का, माने विटामिन सी कह रहा है कि रोगी में आयरन का शोषण कम हो जाता है। अगर आपका आयरन कम हो तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कराता है आयरन का। माने विटामिन सी की कमी से आप एनीमिक हो जाएंगे, आयरन कम हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन का एक पोर्शन है, तो आयरन का शोषण कम हो जाएगा अगर विटामिन सी कम है। कोएंजाइम के रूप में यह एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये यौवन स्थान ले आने के लिए, मैंने यंग बनाने के लिए ये दोनों इनकी को भूमिका हार्मोन्स की, नॉनेफ्रिन और ना एपिनेफ्रिन की, तो ये कम हो जाएगी। तो ये चीजें, टिश्यू फेरिटिनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट कम हो जाएंगे, तो ये चीजें जो है विटामिन सी की कमी से होगी। टायरोसिन और ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एजेंट होने का गुण है, तो अतः कोशीय ऑक्सीजन रिडक्शन क्रियाएं इसमें इसकी कमी के कारण धीमी पड़ जाती है। अब कुछ ये रिएक्शन है जिसमें जाना जा सकता है। अगला है विटामिन B1, हाई इम्यून बेरी रोग। बेरी रोग को, ये बहुत क्रिटिकल है, ये इसको समझिए। बेरी रोग, बेरी रोग जो है ये क्या करता है, इस रोग में नाम बेरी है लेकिन क्या करता है, पल्पिटेशन, डिस्पेनिया, कार्डिक हाइपरट्रॉफी डायलेशन और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। माने विटामिन बी की कमी से कार्डियक फेल्योर की स्थिति आएगी। हम लोग बोलते हैं कि हार्ट फेल हो गया, कार्डियक फेल्योर हो गया, कंजेस्टिव। तो विटामिन B1 इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आपके ब्लड में विटामिन B1 कम है तो आप कार्डियक फेल्योर की तरफ जा सकते हैं। विटामिन B1 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए हम लोग कि हार्ट के लिए डायरेक्ट विटामिन B1 की इंपॉर्टेंस बहुत है। पॉलीन्यूरिटिस, दो शरीर के दोनों भागों में एक साथ और नीचे ऊपर बढ़ती है, सेंडिंग। अब क्या है, एनोरेक्सिया, गैस्ट्रिक एटोनी विथ लो गैस्ट्रिक मोटिलिटी लीडिंग टू नोजिया, फीवर, वोमिटिंग। ये विटामिन बी की कमी से ये सारी चीजें हो सकती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक फेल्योर विटामिन B1 की कमी से हो सकता है, सारी चीजें। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, होठों पर लालिमा एवं चमक, होठों के किनारे फटना, जीभ में दरार युक्त दर्द तथा जीभ में मैजेंटा रंग की त्वचा पपड़ीदार, विशेषकर नाक और कान पर। अब ये कह रहा है कि विटामिन B2 जो है, अगर होठ फट रहा है, जीभ में दरार हो रही है, जीभ की मैजेंटा रंग बन रही है टंग्स की, और पपड़ीदार त्वचा हो रही, स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, विशेषकर कान और नाक पर, ध्यान से रखें, नाक और कान पर, होठ, लिप यहां बोल रहा है, तो इनकी कमी से क्या है, वाटरिंग एंड बर्निंग आईज, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, आंखों में क्या है, जलन है, पानी गिर रहा है, ये बोल रहा है। कोशीय प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाएगा, सेल्स की जो प्रोटीन है, और यह कोशीय मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की भांति काम करता है। हम लोग बोला था कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, कोएंजाइम यानी एंजाइम की मदद करता है। तो अगर ये नहीं होता है तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कहां पे, कॉर्नियल, माने आंख में वाटरिंग और बर्निंग, ये सेंसेशन हो सकता है विटामिन B2 की कमी से। ये थोड़ा एक पेज चेंज कर लिया था हमने, वो थोड़ा अच्छा नहीं आया था। एक है नियसिन, निकोटिनिक एसिड, एक पेलेग्रा वर्ड है, एक ऐसी डिजीज है जिसको 4D डिजीज भी बोलते हैं, 4D डिजीज, डर्माटिस,
सिस, डायरिया, डिमेंटिया एंड डेथ। ये डेथ की तरफ ले जाता है, ये बड़ी क्रिटिकल है। पेलेग्रा को 4D डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि सूर्य को एक्सपोज पार्ट में त्वचा लाल भूरी मोटी स्केली हो जाती है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन विथ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इंसोमिया, डिप्रेशन, एक्लोरोहाइड्रिया in 40% case, loss of body weight, anemia, एनीमिया कामा या कोमा कैसी मेटाबॉलिज्म में इसकी बात कार्यरत रहती है। ये देखिए 4D डिजीज है ना, निकोटिनिक एसिड, ये बहुत ही क्रिटिकल है। आपके मुंह में भी क्या बोलते हैं, अगर लाल हो जाती है विटामिन बी, लाल मुंह में जलन भी हो जाती है, त्वचा लाल, तो भी ये निकोटिक एसिड की ही कमी रहती है। तो ये डॉक्टर आपको देता है नाइसिन, उस केस में भी डॉक्टर देता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहां पर ये देता है। ये इसमें अब क्या है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, कोशी मेटाबॉलिज्म में इनकी भी भूमिका है। यह एंजाइम ट्रांसमिनेज एवं डी कार्बोऑक्सिलेज के साथ विशेष पाचन के, ये ट्रांसमिनेज और डीऑक्सिलेज, ये हम लोग SGPT SGOT में पढ़ते हैं ये वर्ड। तो यह विशेष पाचन क्रियाओं से संबंध है। इसकी कमी से प्रोटीन पाचन असंतुलित हो जाता है। अगर प्रोटीन पच नहीं रहा है तो विटामिन B6 भी जानना चाहिए। मतलब हम ठीक से, हमारा प्रोटीन नहीं पच रहा है तो विटामिन B6 की जांच करवाई जा सकती है। नवजात शिशुओं में झटके आना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होना, माने एनीमिया में कि उसके हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो चेंज हो जाना है। गर्भवती महिलाओं में नोजिया, वोमिटिंग और किडनी में ऑक्सलेट स्टोन। मतलब अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको वोमिटिंग हो रही है, नोजिया है, तो विटामिन B6 उसको दिया जाना चाहिए चेक करा के। प्रेगनेंसी के केस में नोजिया और वोमिटिंग है प्रेग्नेंट महिला केस में, तो विटामिन B6 उसको फीड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक नई जनरेशन उसके पास आ रही होती है। तो B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए किसके लिए। अगर किसी महिला को ज्यादा वोमिटिंग हो रही है इन केस में, तो B6 दिया जा सकता है, आप चेक करवा सकते हैं। लाइपोइक एसिड, यह विटामिन पाइरुवेट डिहाइड्रोजेनेज एवं अल्फा ऑक्सोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम के साथ को एंजाइम की भांति आवश्यक है। ये लीवर से जो जुड़ा हुआ SGPT SGOT है, ये पाइरुवेटिक उसी का SGPT का एक वो ये पाइरुवेट है, ये लाइपोइक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, ये क्या है, डर्मेटिटिस, लॉस ऑफ हेयर एंड अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये पेंटोथेनिक एसिड एक ऐसा है जिसकी भूमिका किसमें आती है, डर्मेटिटिस, स्किन वाली की बात हो रही है, हेयर लॉस की बात हो रही है, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, आपका बाल भूरा हो रहा है तो ये एसिड की कमी हो सकती है। तो अगर किसी का बाल जल्दी हो रहा है तो आप इसको चेक करवा सकते हैं, पेंटोथेनिक एसिड को ब्लड में। गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस विथ अल्सरेशन, पेरिफेरल नर्व इन माइलिन डिजेनरेशन। वो माइलिन डिजेनरेशन माने माइलिन में न्यूरॉन की वो होती है माइलिन सी, तो उसका डिजेनरेशन, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया में डिजेनरेशन। माने डिजेनरेशन कब होगा, जब पेंटोथेनिक एसिड की कमी होगी। आगे बायोटीन, कोशी मेटाबॉलिज्म में कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम के साथ कोएंजाइम है। कोएंजाइम में एक बार पहले भी बताया था क्या है, तो ये एंजाइम के साथ रहता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो बायोटीन है। इसकी कमी से प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। पीछे भी हम लोग पढ़े थे प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई प्रोटीन कम है, विटामिन कुछ कम है, तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म नहीं होगी, और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म नहीं होती है तो ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे
आगे यूरिक एसिड और इन सब चीजों में। इनकी भी भूमिका है कि नवजात में और बड़ों में एक से अलग चढ़ाते हैं, इनमें भी वही है। स्किन और हेयर की बात कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। देखिए एक बड़ा अर्ड वर्ड आया, इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट कह रहा है ये। बाकी डर्मेटिस, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। जो मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन है वो बायोटीन एसिड से, बायोटीन जो ये विटामिन से, इसकी कमी से हो सकता है। इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट माने जो भी हम गति कर रहे हैं किसी भी बॉडी पार्ट्स की, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है ब्रेन से और हैंड का, हम चाह रहे हैं और जा कहीं और रहा है या स्पीड नहीं मिल रही है, तो बायोटीन इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। हमें बायोटीन को भी जाना चाहिए। तो ये है डिफिशियंसी जो विटामिन है, तो इनकी कमी से एक तो ये हो गया, अभी आगे और है। फोलिक एसिड, हम लोग देखते हैं कई बार डॉक्टर विटामिन देता है तो हम लोग को फोलिक एसिड का विटामिन देता है। शरीर में इस विटामिन का अन्य विटामिन से अलग कार्य है। तत्वों से एक अणु कार्बन हटाता है ये। अब कैसे हटाता है? इसकी कमी से इरिथ्रोसाइट साइज में बढ़े, एंग्लोब्लास्टिक एनीमिया, माने जो इरिथ्रोसाइट का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, बाकी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे बच्चों में ग्रोथ कम हो जाती है, महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो जाती है और दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। फीडिंग में हो गया। दूसरी, बोन मैरो में सभी भांति की कोशिकाओं की सक्रियता में कमी। फोलिक एसिड कम है तो आपकी बोन मैरो के जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये फोलिक एसिड की एक भूमिका है। दूसरा, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, कोशी मेटाबॉलिज्म में इस कोएंजाइम के रूप में, इसकी कोएंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्निशियस एनीमिया, हम लोगों ने देखा था पर्निशियस एनीमिया जो है स्टमक में इंटेस्टिक और फैक्टर और निनोट्रॉपिक फैक्टर, इनके कारण B12 नहीं बनता है, तो ये हीमोग्लोबिन बनाने में इनकी भूमिका रहती है। B12, एचाइला गैस्ट्रिया और ये, तो ये पर्निशियस एनीमिया है। माने पर्निशियस एनीमिया मतलब ये स्टमक से रिलेटेड बोल रहा है, जहां पे ये रिलीज नहीं करता इंटेस्टिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। म्यूकोसल एट्रोफी ऑफ स्टमक, ग्लोसिटिस स्टोमोटिस, स्टमक क्या ना, स्टोमोटिटिस एम फेरेंजिटिस, इसकी कमी से नई बन रही इरिथ्रोसाइट कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम या डिफेक्टिव हो सकती है। तो विटामिन B12 की बहुत भूमिका है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में, क्योंकि स्टमक में जो भी ITS लिखा है ये सब तुरंत वाली भूमि वो है, उसके है आइनोसिटोल, रिट्रोडेशन ऑफ ग्रोथ, फेल्योर ऑफ लैक्टेशन, लॉस ऑफ हेयर, विशेषकर अराउंड द आई, लॉस ऑफ हेयर, आंख के आसपास अगर आपके आईब्रो, लॉस ऑफ हेयर विशेषकर अराउंड द आई, अगर आईब्रो के आसपास आपके हेयर गिर रही है इसी वजह से, तो आइनोसिटोल जिम्मेदार है। ग्रोथ नहीं हो रही है, फेल्योर ऑफ लैक्टेशन हो रहा है, माने जो दुग्ध फीडिंग कराने के काम में आता है, तो अगर वो फीडिंग नहीं हो रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रही, तो आइनोसिटोल नामक विटामिन के बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ ये पता चल रहा है कि हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि बहुत सारे विटामिन ने अलग नाम है उनके और उनकी भूमिका अलग है। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो आप ये जान सकते हैं कि किस विटामिन की कमी की संभावनाएं बनती है। एक तो आप एक्सटर्नल फीडिंग कर सकते हैं वो विटामिन मेडिसिन के फॉर्म में, अगर इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वो विटामिन कहाँ बनते हैं, भूमिका किसकी है, और ये सारी की सारी भूमिका GIT की होगी। स्टमक की भूमिका होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की भूमिका होगी, या लार्ज इंटेस्टाइन की भूमिका होगी। कोई बनाता है, कोई डाइजेशन करता है, कोई एब्जॉर्ब करता है,
और कोई एक्सक्रीट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। और ये कह रहा है कि विटामिन की शरीर में कमी 6 से 8 महीनों से अधिक काल में होती है। मतलब शुरू में आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर 6-8 महीने कमी रहेगी तो आपको सिम्टम के रूप में ये पेशेंट में दिखाई देगा। तो आप इसका ट्रीटमेंट ये जान के कर सकते हैं कि कहाँ पे कमी है और किस विटामिन की आवश्यकता है डिजीज के अकॉर्डिंगली। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। कुछ समझ में आए। देखिए, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी इलाज दिए हुए हैं। वो अगर आप चाहेंगे तो हम ग्रुप में डालेंगे उसको। तो विटामिन के जो कमी के वो हैं वो किताबों में लिखे हुए हैं, तो वो समराइज करके उसको डालना होगा। तो उससे पढ़िए। लेकिन उसमें जो अपोजिट फ्लो का जहां जहां उल्लेख है, हम लोग यही जो आत्रेय वाली है उसको याद रखिएगा। आत्रेय वाला वो कंसेप्ट याद रखिएगा। मैंने एक बार बताया था, श्रवण जी याद होगा, हमने कहा था कि इंडेक्स फिंगर में मान लीजिए है तो वो इधर पांचवा छठवां वर्टिकल मेरिडियन और अपोजिट फ्लो, उसको याद रखिएगा। वो जितने मेरिडियन हैं डॉक्टर वॉल की, उन्हीं को क्लब कर दिया उन्होंने अपोजिट फ्लो में। जी, बस उसको ध्यान रखिएगा। वो जैसे एंडी मेरिडियन है तो उसको को आप कुछ कहेंगे तो आप एंडी मेरिडियन हमारा अगर इस वाले में हो रही है तो हम लोग तुरंत कहेंगे कि भाई ये वाली उंगली जो है हमारी 5वीं है, तो 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो में हम लोग बोल देंगे। तो तिवारी जी का धन्यवाद, बहुत बढ़िया वो क्लास हुआ। और हम लोग खिमका सर को याद करेंगे। जो ज्ञान आपके पास है, किसी के रूप में ज्ञान है, अभी कल बहुत से लोग बोल रहे थे कि हम आगे मतलब कोई क्लास लेंगे, तो वो उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो जो क्लास लेने के लिए बात हो रही थी वो ग्रुप में डाल दें या इंडिविजुअली हमारे नंबर पे डाल दें कि हम लोग क्लासेस कैसे लेंगे। जब तक ज्ञान आपका बढ़ेगा नहीं और जब तक आप ज्ञान को बाहर नहीं ट्रांसफर करेंगे, तब तक ज्ञान सीमेंटिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ज्ञान आपके पास है, आप पढ़ेंगे तो सीमेंटिंग होता जाएगा, वो और पुख्ता होता जाएगा और वो ब्रेन का एक पार्ट बनता जाएगा याददाश्त में। तो हम लोग खिमका सर को पुनः याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद टू एवरीबॉडी। सर नमस्ते। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।